हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड एपीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पेनल कोड का क्विक रिवीजन करेंगे और इसी तरह आने वाले टाइम पे लॉ के सारे सब्जेक्ट प्लस जीके एंड जीएस और साथ में करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को या कंप्लीट देखा कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड को भारत में कब लागू किया गया। अगर लागू करने की अप्लाई डेट की बात करें, कब लागू किया गया, तो यह है 1 जनवरी 1862 को। और इनेक्टमेंट डेट कब अधिनियमित किया गया था, तो यह डेट है 6 अक्टूबर 1860 को। तो ये दोनों डेट हमें ध्यान में रखना है। ये डेट तो याद रखते हैं लोग, ये भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है, हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन 1 में क्या कहा गया। सेक्शन 1 में नाम बताया गया है कि क्या है, इसका नाम क्या होगा, भारतीय दंड संहिता होगा और संपूर्ण भारत पर यह लागू होगा। सेक्शन 1 में क्या है, नेम की बात की गई है एंड एक्सटेंड की बात की गई है। नेम या टाइटल, इसको ऐसे कर देते हैं, नेम, टाइटल एंड एक्सटेंड की बात की गई है। विस्तार की बात की गई कि कहां लागू किया जाएगा। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 कंप्लीट इसको शुरू से करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें सेक्शन एक्चुअली बहुत ज्यादा है, 511 धाराएं हैं, तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। इसको पूरी कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में इसे कंप्लीट करूं। सेक्शन 2 क्या बात करता है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। अगर भारत के भीतर कोई अपराध किया जाता है तो वह इस एक्ट के अकॉर्डिंग लाइबल होगा, इसकी बात करता है। पनिशेबल ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, हर कोई व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य के लिए भारत के भीतर दोषी होगा। भारत के भीतर की बात की गई है। कमिटेड ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया, विद इन इंडिया, इंडिया। और सेक्शन 4 क्या कहता है, भारत के बाहर एक्सटेंशन ऑफ कोड, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। एक्स्ट्रा राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में, मतलब कि भारत के बाहर, इसमें 2 बातें की गई है, भारत के बाहर और भारत से परे किसी स्थान पर। भारत, इसके लिए क्या जरूरी है, मान लीजिए कि ए है और ये क्या है, इंडियन नागरिक है, इंडिया का नागरिक है, क्या है, सिटीजन है। और ये क्या करता है, भारत के बाहर, मान लीजिए पाकिस्तान में अपराध करता है, भारत के बाहर अदर स्टेट में करता है, या फिर भारत से परे किसी जगह पर अपराध करता है, तो क्या होगा, ये दोनों जगहों पर अपराध करने के लिए आईपीसी में लाइबल होगा। आईपीसी के अकॉर्डिंग यह दंडनीय होगा, अपराध माना जाएगा अगर वो भारत में अपराध है। तो इस तरह
आईपीसी जो है यह व्यक्ति विशेष पे नहीं, व्यक्ति विशेष पर लागू होती है, क्षेत्र विशेष पर लागू नहीं होती है। आईपीसी आईपीसी व्यक्ति विशेष पर लागू होता है। विशेष पर लागू होता है। इस पर एक मैगजिम है, क्रीमेन ट्राहिट पर्सोनम। अर्थात अपराध व्यक्ति के साथ चलता है। अपराध व्यक्ति के साथ चलता है। अब इस तरह से सेक्शन 1, 2 और 3, सेक्शन 1 में क्या दिया गया है, नाम दिया गया है सेक्शन 2, सेक्शन 4 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 इन सब में क्या बताया गया, इन तीनों सेक्शन में 2 और 3, सेक्शन 2, 3, 4 में क्या बताया गया कि आईपीसी किन व्यक्तियों पर लागू होगी। सिंपल सा भाषा में देखें तो आईपीसी किन व्यक्तियों पर लागू होगी। हो गया। अब सेक्शन 6 देखते हैं। सेक्शन 6 में है परिभाषा, बताया गया है कि अब परिभाषाओं के बारे में बताया गया कि अगर डिफिनेशन इन द कोड ऑफ अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, हर दंड और अपराध है साधारण अपवाद के अंतर्गत समझा जाएगा। सेक्शन 6 में कहा गया है कि हर परिभाषा, हर डिफिनेशन, हर दंड, हर परिभाषा, हर दंड, हर दृष्टांत जो भी है वह सब साधारण अपवाद के अपवादों के अध्याय के अंतर्गत माना जाएगा। और इसके साथ सेक्शन 2 वाले का एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझा देते हैं। मान लीजिए एक ए है, वो क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बी की हत्या करता है। अब इस पर क्या होगा, आईपीसी लागू ऑस्ट्रेलिया में जाके किया है। अब ऑस्ट्रेलिया में ये पनिशेबल है कि नहीं, ये तो यहाँ वहां की लॉ है, लेकिन इंडिया में क्या है, ये आईपीसी के अकॉर्डिंग इसका मर्डर करता है तो क्या है, किसमें सेक्शन में, आईपीसी के अकॉर्डिंग 302 में क्या होगा, 302 इस पर लागू होगा, मर्डर के चार्ज के लिए लाइबल होगा। हत्या किसमें बताया गया है, 302 में। तो इसी तरह भारत के बाहर भी अगर कोई अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होती है। बाकी सेक्शन 7 से क्या दिया गया है, कुछ डिफिनेशन दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। सेक्शन 8 में क्या है, लिंग है, या आप लोग एक एक लाइन का है, इसे देख लीजिएगा। 9 है, जेंडर की बात करता है। सेक्शन 9 नंबर की बात करता है। इसमें से मेन इससे क्वेश्चन पूछता है। मैन और वोमेन सेक्शन 10 भी देख लीजिएगा। उसके अलावा ये पूछता है 19 सेक्शन 19 न्यायाधीश, सेक्शन 20 न्यायालय, कोर्ट और जज, कोर्ट।
तो ये थोड़ा सा है, आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन 18 में दिया गया है भारत सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की बात की गई है। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, कौन सा व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होगा और कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा। सेक्शन 22 जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। जंगम संपत्ति क्या बताया गया है कि इसमें हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, चाहे वह, किंतु वे हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध है और अस्थायी रूप से जकड़ी हुई है इसके अंतर्गत नहीं आती है। ऐसी चीजें इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। इसमें क्या आती है जंगम संपत्ति में? कॉर्पोरल, मूर्त संपत्ति। प्रॉपर्टी, मूर्त संपत्ति जंगम संपत्ति में आती है, लेकिन ऐसी संपत्ति जो कि अस्थायी रूप से किसी चीज से जकड़ी हुई हो, अटैच्ड टू द अर्थ, अटैच टू द अर्थ जो होती है, क्या होता है, या मूवेबल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये अटैच हट जाता है, जैसे वो जंगम संपत्ति को अटैच जिससे जकड़ी हुई है अगर वो हटा दी जाती है, अब जैसे कि फैन है, क्या है, मूवेबल है कि मूवेबल, तो उसको इमूवेबल माना जाएगा। खिड़की क्या है, दरवाजा क्या है, विंडो क्या है, विंडो, डोर क्या है, फैन, वो एक तरह से जकड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें क्या है, अटैच्ड टू द अर्थ है, अटैच टू द अर्थ है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे विंडो को तोड़ के हटा लिया जाता है तो ये कॉर्पोरल प्रॉपर्टी हो जाती है। फैन को हटा लिया जाता है, दीवार सीलिंग से निकाल लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूवेबल, ले जाने लायक हो जाएगी, तो वो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी हो जाती है। सेक्शन 22 इसी की बात करता है। और सेक्शन 23 में सदोष अभिलाभ की बात किया गया, सदोष रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की बात की गई है। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की बात सेक्शन 23 में की गई है। रॉन्गफुल गेन क्या है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, अनलॉफुल मीन्स द्वारा संपत्ति का अभिलाभ प्राप्त करना जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। मान लीजिए कि ये है, ये क्या करता है, रॉन्गफुल तरीके से, रॉन्गफुल अनलॉफुल तरीके से कोई संपत्ति, मान लीजिए भी कोई प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, इस पर, इसे लेता है, इस पर कब्जा करता है, तो ये क्या है, रॉन्गफुल गेन हुआ। और रॉन्गफुल लॉस क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस। मान लीजिए कि ये बी है, अनलॉफुल तरीके से, मान लीजिए ये बी क्या है, एक मकान है, ये बी की प्रॉपर्टी है। अब ये क्या करता है, अनलॉफुल तरीके से बी के प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो अनलॉफुल तरीके से लाभ प्राप्त कर लेता है, तो ये क्या होगा, रॉन्गफुल गेन होगा। मान लीजिए ये बी है, ये अलग पर्सन, ये अलग पर्सन है, ये क्या करता है, विधि अनलॉफुल तरीके से अनलॉफुल मीन्स से क्या करता है, संपत्ति का हानि करता है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति है। मान लीजिए ये सी की प्रॉपर्टी है, सी की मान लीजिए ये एक मकान है, ठीक है। अब ये अनलॉफुल तरीके से क्या करता है, इस पर कब्जा करता है, जिससे सी क्या होता है, सी को नुकसान होता है, सी को नुकसान होता है। तो ये फिर क्या हो गया, क्या हो गया,
wrongful loss, लॉस, क्योंकि ये इसका हकदार था और ये अनलॉफुल तरीके से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का हानि। ये क्या करता है, इसके संपत्ति को विधि विरुद्ध अनलॉफुल तरीके से भी जो है अनलॉफुल तरीके से इसके संपत्ति को, मान लीजिए इसकी संपत्ति जो है ये हाउस है, इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, लेकिन इसका हकदार ये था, तो इसको क्या हुआ, लॉस हुआ ना, तो ये रॉन्गफुल लॉस सी को हुआ, अनलॉफुल तरीके से बी किया है और इसने इसका अनलॉफुल तरीके से इसकी प्रॉपर्टी पर गैर तरीके से इसका अभिलाभ प्राप्त किया, इससे रेंट आने वाले चीज, रेंट हो या उससे उपज हो, कोई चीजों को अनलॉफुल तरीके से हासिल किया तो वह रॉन्गफुल गेन हुआ। सेक्शन 24 बेईमानी की बात करता है। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि दूसरे को सदोष अभिलाभ कारित करे और अन्य को सदोष हानि करे, तो इसको सिंपली हम लोग ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है या क्या करता है, बी को क्या करता है, सदोष अभिलाभ कारित करता है, बी को लाभ कारित करता है, इसको गेन पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, बेईमानी से इसको फायदा पहुंचाता है। कैसे, सी को नुकसान करके, सी को नुकसान पहुंचा के बी को फायदा पहुंचाना क्या है, बेईमानी है। सेक्शन 24 बेईमानी की बात करता है। सेक्शन 25 कपटपूर्व की बात करता है, फ्रॉडुलेंटली की बात करता है। सेक्शन 25 कपटपूर्वक, कोई काम कपटपूर्वक फ्रॉडुलेंट तरीके से की जाती है, इस आशय के साथ की जाती है, कोई व्यक्ति किसी बात को कपट का तब कहा जाता है वो उस बात को कपट करने के आशय से करता है। A person is said to do fraudulently is do that thing with intent to defraud but not otherwise। सेक्शन 26 विश्वास करने का कारण, इसको छोड़ दीजिए, देख लीजिएगा। सेक्शन 28 में कुटकरण की बात की गई है। 26 और 27 में कुछ खास नहीं है, लेकिन सेक्शन 28 कुटकरण की बात करता है। काउंटरफिट, काउंटरफिट क्या होता है, काउंटरफिट होता है कि कोई एक चीज, कोई ऐसी चीज को दूसरे चीज के बिल्कुल सेम टू सेम बना देना और इस आशय से बनाना कि उसे किसी को धोखा दी जा सके। मान लीजिए ए है, क्या बनाता है, मान लीजिए ए है जो एक मोबाइल बनाता है, या फिर मान लीजिए मोबाइल, या फिर मान लीजिए कि मोबाइल ही बना रहा है, मान लीजिए एक कंपनी है और ये मोबाइल बना रही है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये नोकिया का मोबाइल है, ये नोकिया का मोबाइल है और इसी का बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम अगर ये इस आशय से बनाता है कि इसको धोखे से नोकिया नाम वाम सारा कुछ, नेम प्लेट सारा कुछ जो है, सारा फीचर्स ऐसे डालता है कि लोग इसको नोकिया ही समझे, या कोई भी मोबाइल एप्पल ही ले लीजिए कि एप्पल समझे, एप्पल 17 18 जो भी है वो समझे, मान लीजिए कि एप्पल बना देता है कि एप्पल का मोबाइल है,
तो सेम टू सेम वही बनाता है, बिल्कुल लोगो शोगो जो होता है एप्पल के मोबाइल में सारा सेम टू सेम बनाता है, और इस आशय से कि लोग इसे एप्पल का समझ के इसको ले, तो यह क्या है, काउंटरफिट है। सेक्शन 29 में दस्तावेज की बात की गई है, कौन से डॉक्यूमेंट जो होंगे दस्तावेज होंगे और कौन से नहीं होंगे। सेक्शन 29 में से थोड़ा सा सवाल पूछता है, खास तौर पे पूछता है कि कौन से डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में ये पूछता है कि क्या नहीं है। बैंकर को दिया गया चेक क्या दस्तावेज है, तो यह दस्तावेज है, बताया गया है कि क्या है, डॉक्यूमेंट। इसको आप लोग देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट। इसमें बताया गया कि किन चीजों को डॉक्यूमेंट कहेंगे। इसमें कोई भी दस्तावेज किसी भी विषय जो किसी पदार्थ पर अंकों द्वारा, चिन्हों या साधनों द्वारा या एक से अधिक द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो तो वह दस्तावेज माना जाएगा। सेक्शन 29 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बताता है। सेक्शन 30 मूल्यवान प्रतिभूति। इधर से आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 31 विल। सेक्शन 32, सेक्शन 33। सेक्शन 33 में कार्य और लोग बताया गया है। कार्य और लोग बताया गया। एक्ट एंड ओमिशन। इसमें बताया गया है कि कौन से कार्य होंगे। यह बताया गया है कि कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक है, जिस प्रकार एक कार्य का है। इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पूछता है कि कार्य या ओमिशन को किस में डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 34। सेक्शन 34 सबको पता है, कॉमन इंटेंशन की बात करता है। कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। समान आशय की बात सेक्शन 34 में की गई है। इससे रिलेटेड सारे केसेस को देखेंगे। इसके सेक्शन 34 समान आशय, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन की बात की गई है। कॉमन इंटेंशन में क्या बताया गया है कि कोई भी व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, ऐसा कोई कार्य जो सेवरल पर्सन के द्वारा उस कार्य को अग्रसर करने में कॉमन इंटेंशन के साथ किया जाता है, तो वह सभी लोग उस कार्य के लिए दायित्वधीन होंगे। तो इसमें सेक्शन 34 के कॉमन इंटेंशन में देखा जाए तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला एलिमेंट की बात करें तो क्या है, कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो, कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो, कोई ऑफेंस किया गया हो। सेकंड, कार्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। एक्ट सेवरल पर्सन, एक्ट उस कृत्य में शामिल व्यक्तियों का समान आशय है। व्यक्तियों का, एक्ट में शामिल व्यक्तियों का समान आशय हो। और फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट, कृत्य को, कार्य को समान आशय को अग्रसर करने में क्या क्या हो, जो कृत्य किया गया हो, कार्य किया गया हुआ कार्य समान आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। इन द फर्दरेंस ऑफ सेक्शन 34 लागू होने के लिए सबसे पहले तो जरूरी क्या है,
कोई आपराधिक किया गया हो, कोई ऑफेंस किया गया हो, 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, कार्य व्यक्ति का समान आशय उस कार्य को करने में उस व्यक्ति का समान आशय हो और कार्य को समान आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन इसका मेन है, किया गया हो। अब इससे रिलेटेड केस कौन सा है तो सबको पता है, महबूब शाह वर्सेस सम्राट, महबूब शाह। सेकंड केस का नाम है वीरेंद्र कुमार घोष, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट। तो इस तरह से सेक्शन 34 के ये मेन 4 एलिमेंट है और 2 इस पर मेन केसेस है। सेक्शन 35 इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन 35 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जानते हुए कि अपराध है, आपराधिक ज्ञान और आशय से कार्य करता है। मान लीजिए कि ये है, इसको पता है कि बी को मारना क्या है, अपराध है। मान लीजिए बी को डंडे से मारना, इसको पता है कि अपराध है, तो यह क्या करता है और जानबूझ करके आशय से, इंटेंशन से यह कार्य करता है। आशय, इसको पता है कि बी को हम डंडे से मारेंगे सर पर तो चोट से बी क्या हो सकता है, मर सकता है। तो इसी आशय से इसको सर पे मारता है, इसी इंटेंशन से मारता है और ज्ञान के साथ मारता है, नॉलेज के साथ मारता है और बी मर जाता है, तो क्या होगा, वो सेक्शन 35 में लायबल होगा। सेक्शन 36 अंशतः कार्य और अंशतः लोप की बात करता है, मतलब कि कोई भी कार्य अंशतः है, थोड़ा सा कार्य किया गया और थोड़ा सा लोप किया गया, मतलब कि नहीं किया गया। जैसे कि ए की ड्यूटी है, बी को, मान लीजिए कि ए जेलर है और बी उसका कैदी है, इसको पता है कि इसको खाना देना मेरा ड्यूटी है, लेकिन यह क्या करता है, इस कार्य को पूरा नहीं करता है, इसमें लोप करता है। लोप करता है, तो ये क्या होगा, सेक्शन 34 में 36 में ए लाइबल होगा। सेक्शन 34 में लोप करता है, इसका कार्य, इसकी ड्यूटी है इसको खाना देना। और मान लीजिए कि ये डी है, इसके बाद ये जेलर का ट्रांसफर हो गया, मान लीजिए डी आ गया। अब डी क्या है, डी जानबूझ करके यह लोप वाला में आ गया और कार्य वाला में जानबूझ करके बी को पीटता है। अब बी को पीटता है और जानते हुए कि इसकी साशय इंटेंशनली पीटता है कि इसकी मृत्यु हो जाए, तो यह क्या होगा, अंशतः कार्य करके। ये मारने से, तो ये खाना ना देने से क्या हुआ था, बी तो ऐसे ही कमजोर हो गया था और डी को ये मालूम था कि ये 2 ही डंडे में मर जाएगा क्योंकि इतना वीक हो चुका था। उसके बावजूद भी डी उसको 2 डंडा मारता है बी को, तो यह बी से मर जाता है। तो ये क्या होगा, सेक्शन 36 में अंशतः कार्य में होगा। मर्डर का चार्ज लगेगा और इसका प्लस सेक्शन 36 भी लगेगा। सिर्फ 36 नहीं लगेगा, मर्डर हो गया, मर गया तो 302 लगेगा ही लगेगा और अंशतः लोप वाला और अंशतः कार्य वाला भी लगेगा। सेक्शन 37 बता रहा है कि किसी कार्य को गठित करने के लिए कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके सहयोग करना। मान लीजिए कि ए और बी क्या है, संयुक्त जेलर है। इस हैसियत से बारी बारी से 6-6 घंटे का मतलब कि दोनों का होता है। ए का जब होता है तो ये मान लीजिए सी कैदी है,
इसको थोड़ा, जब इसकी टाइमिंग होती है तो ये खाना बंद कर देता है, इसकी टाइमिंग रहती है तो ये बंद कर देता है। और इन दोनों का कार्य क्या है? सी को टाइम पर खाना देना, और इन दोनों को पता है कि खाना नहीं खाएगा तो सी मर जाएगा। तो जब इसकी ड्यूटी लगती है, इसकी मान लीजिए सुबह में ड्यूटी लगती है, तो ये सुबह में खाना नहीं देता है, इसकी रात की लगती है तो नहीं देता। इससे यह क्या होता है? सी धीरे धीरे वीक हो जाता है। वीक होके पता है कि इंटेंशनली कमजोर हो जाएगा, कमजोर होके लास्ट में मर जाता है। जब ये सी मर जाएगा, सी जैसे मरता है तो ए और बी किसके लिए लायबल होंगे? मर्डर के लिए लायबल, हत्या के लिए दोषी होंगे। इस पर सेक्शन 34 का इलस्ट्रेशन भी है, उसको देख लीजिएगा। मैंने इलस्ट्रेशन को ही एक समझाया है। सेक्शन 39 में स्वेच्छा को बताया गया है। स्वेच्छा क्या है? कोई व्यक्ति स्वेच्छाकारी तब कहा जाता है उस कार्य को साधनों द्वारा करता है जिसे कार्य करने का उसका आशय था, और जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण था कि उसका कार्य होना संभाव्य है। अब इसमें क्या है, इसको भी थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसी को समझा रही हूँ। ए है, उसको बी के घर में क्या करना है? लूट करना है। इस घर में बी रहता है। बी में क्या करता है? लूट करता है, और लूट करने के आशय से इसमें क्या करता है? आग लगा देता है। आग लगा देता है, आग लगाता है, जिससे क्या होता है? बी जल करके मर जाता है। तो इसको स्वेच्छा पता था कि वही उन्हीं साधनों द्वारा ये कार्य कारित करता है जिसे वह जानता था। ये जानता था आखिर जब ये आग लगाने का मतलब उसको पता था कि नुकसान होगा, जिससे जो व्यक्ति है वो जल के मर जाएगा। तो ये स्वेच्छा वो कार्य कारित करता है, तो वह कार्य स्वेच्छा में उसका आएगा। सेक्शन 40 अपराध के बताता है। बताया गया है अपराध शब्द का अर्थ वही है जो विशेष और स्थानीय विधि है। सेक्शन 40 को बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेक्शन 42 में है, 41 में है स्थानीय विशेष विधि। छोटा छोटा पूछता है, कभी पूछ देगा तो 40 तो ये सबको याद रहता है। 41 में विशेष विधि, सेक्शन 42 स्थानीय विधि। इसमें डीप में कुछ नहीं पूछेगा, बस इस पूछ देगा कि स्थानीय विधि किन धाराओं में है। सेक्शन 43 में है अवैध, इलीगल। सेक्शन 43 अवैध, अवैध को बताता है, इलीगल को बता रहा है कि इलीगल क्या होता है। वही जो ऑफेंस हो, सेकंड लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बाय लॉ, और जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो। ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, सिविल एक्शन। एंड पर्सन इज सेड टू बी, और कोई लीगली वर्क करने के लिए बाउंड है, लीगली करने के लिए बाउंड है, और उसको क्या करता है? वह नहीं करता है, लोप करता है, ऑमिशन करता है, ऑमिट करता है, लीगली बाउंड है। और ये क्या करता है? ऑमिट करता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, लोप करता है। ये 4 ग्राउंड है अवैध, तो चीजें क्या कहलाएंगी? अवैध कहलाएंगी, इलीगल कहलाएंगे। सिंपल है। अब इसमें सेक्शन 34 में दिया गया है
इंजूरी, 5 में जीवन, ये सब सेक्शन देख लीजिएगा। सेक्शन 34 क्षति, इंजूरी की बात करता है। सेक्शन 35 जीवन, सेक्शन 46 मृत्यु, डेथ है, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें से भी सेक्शन 52 और 52A को देख लीजिएगा, सद्भाव पूर्वक और संश्रय की बात करता है। सेक्शन 53 में क्या दिया गया है? सेक्शन 53 दंड की बताया गया है। कितने तरह के दंड है? दंड, पनिशमेंट कितना है? मृत्यु, डेथ। सेकंड, लाइफ इम्प्रिजमेंट, LA लिखती हूँ। थर्ड, इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट, ये दो तरह का इम्प्रिजमेंट, कारावास, एक आजीवन कारावास, एक कारावास, यह दो तरह का है, कठिन और सादा। रिग्रेस, कठोर का रिग्रेस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, दोनों लैंग्वेज लॉ के स्टूडेंट को आना जरूरी है, इसलिए इंग्लिश वाले थोड़ी सी अपनी हिंदी मजबूत कर ले और हिंदी वाले थोड़ा सा इंग्लिश अपना ठीक ठाक रखे, नहीं तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सिंपल, रिग्रेस का कठोर और सिंपल का सादा, कारावास। 1 2 3 और एक और हो गया, संपत्ति का संपहरण, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का संपहरण। और लास्ट है एक जुर्माना, इसको यहां लिखती हूं, जुर्माना। छठा है फाइन, फाइन को जुर्माना सबको पता है। बाकी आगे दिया गया है कि कौन ये जुर्माना की रकम कब दी जाएगी, कौन से जुर्माना नहीं देने पर किस तरह का कारावास होगा, जुर्माना देने पर कारावास का प्रावधान होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 71 73 में एक है एकांत परिरोध है, एकांत परिरोध है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट है। इसमें बताया गया है कि कब किसी व्यक्ति को एकांत कारावास दिया जा सकता है। सेक्शन 73 में कुल कितना किसी व्यक्ति को अगर कारावास का दंड दिया जा रहा है, कठिन कारावास का, तो उसमें एकांत कठिन कारावास का किसी को दंड दिया गया है तो कितना उसका सॉलिटरी एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो यह किसी भी स्थिति में बताया गया है कि किसी भी स्थिति में क्या होगा, 3 मंथ से अधिक नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एकांत परिरोध कितनी अवधि तक का दिया जा सकता है, तो 3 मंथ से अधिक नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। और कैसे दिया जा सकता है, यदि कारावास 6 माह से अधिक ना हो। जो दंड दिया गया है, मान लीजिए ए है, इसको कारावास का दंड दिया गया है, दंड दिया गया है 6 माह से अधिक नहीं है, मान लीजिए इसको 6 मंथ का दिया गया है, इम्प्रिजमेंट है। तो यह किसी भी सिचुएशन में 1 माह से अधिक नहीं होगा। 1 मंथ से, अगर 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट दिया गया है तो 1 मंथ से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा।
एकांत कारावास नहीं दिया जाएगा। ए को 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट दिया गया है तो 1 मंथ से अधिक उसको नहीं दिया जाएगा। और यदि 1 वर्ष से अधिक है, मान लीजिए बी है, इसको 2 इयर्स के लिए कठोर कारावास दिया गया। कठोर ही में लगता है, सादा कारावास में नहीं होता है। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दिया गया है। 1 साल से अधिक कह रहा है, 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 माह से अधिक नहीं दी जाएगी। 3 कंडीशन, एक फर्स्ट है 6 माह से अधिक ना हो, सेकंड, ये मैंने सेकंड वाले की जगह पे थर्ड वाला लिख दिया है, इसको ठीक करती हूँ। बी को कठोर कारावास 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, 6 माह से अधिक है, इसमें बताया गया है 6 माह से अधिक है। अब 6 माह से अधिक में 7 होगा, 8 होगा, अधिक में 7 मंथ का भी 8 हो सकता है। मैंने 1 साल रखा है, 1 साल का मान लीजिए कारावास दिया जाता है। 6 माह से अधिक है, उसमें 6 माह से अधिक में 7, 8, 9, 10 महीने किसी में भी दिया जाता है तो उसमें एकांत कारावास कितना होगा? और 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से अधिक नहीं। तो मान लीजिए बी को 1 ही वर्ष का पनिशमेंट मिलता है, 1 वर्ष से अधिक नहीं, तो इसको एकांत कारावास कितना दिया जाएगा? 2 माह। 2 माह दिया जाएगा। यहां सिंपल है, कोई भी कारावास 6 माह से अधिक, 6 माह से अधिक नहीं है। एक को मान लीजिए 6 मंथ का दिया गया है लेकिन 6 माह से ज्यादा नहीं है तो इसका कन्फाइनमेंट कितना होगा? 1 मंथ होगा। 6 माह से तो अधिक है लेकिन 1 वर्ष से ज्यादा नहीं है तो 2 मंथ होगा। और थर्ड है, मान लीजिए सी है, सी में बताया गया है कि 1 वर्ष से अधिक हो, यदि कारावास 1 वर्ष से अधिक दिया गया है तो 3 माह से अधिक नहीं होगा, 3 मंथ से अधिक नहीं होगा। अधिक नहीं होगा। ये 3 स्टेज बताया गया है। एक ए फर्स्ट, यदि कारावास 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 मंथ, यदि कारावास 6 माह से अधिक है, 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 मंथ, यदि 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक मान लीजिए 20 वर्ष का भी है तो उसको 3 ही मंथ दिया जाएगा। सेक्शन 74 में कहा गया कि एकांत परिरोध की अवधि बताई गई कि कब किस कंडीशन में उसको 14 दिन दिया जाएगा और किसी भी कब उसको 7 डेज के लिए दिया जाएगा। किसी भी कंडीशन में 14 एक साथ है। 74 में एक बात कही गई है, साफ साफ कह दिया गया कि किसी भी कंडीशन में 14 दिन से अधिक एक साथ है नहीं रखा जाएगा एकांत कारावास में। से अधिक एकांत कारावास नहीं, इसको तोड़ तोड़ के दिया जाएगा। आज 7 डेज के लिए 1 मंथ में, 7 डेज के लिए 1 मंथ में 7, लेकिन एक साथ अगर दिया जाता है तो 14 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा। बाकी अब सेक्शन 76 शुरू हो गया, जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर 4 है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरा क्लास आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आगे के चैप्टर को मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। फिलहाल मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, इमरजेंसी है, मुझे निकलना है, तो मैं कोशिश आज के आज ही करूंगी कि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको डाल दूं, आप वीडियो बनाकर आपको अवेलेबल करा दूं। तो हो सके तो आईपीसी के 3 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि 2 हो जाएं। लेकिन अभी भी अब जनरल एक्सेप्शन एक्चुअली
से शुरू हो रहा है, ये वीडियो यहीं पे मुझे खत्म करना पड़ रहा। तो हो सके तो 3 पार्ट हो, और आप मेरे तीनों पार्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल बातें हैं। तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट को मैं जल्दी ही बनाकर अपलोड करूंगी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।